क्या वक्फ संशोधन बिल पर शाहीन बाग जैसा माहौल बनाने की कोशिश है? लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद। A village where, when some of those people tried to sell that land recently, was shocked to be told that the Waqf Board of India owns that land and that they have no right to sell it until the Waqf Board clears it. Just imagine if you were such a person. ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएं। कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को। दोस्तों, कैसा होगा अगर एक विशेष कम्युनिटी आपके घर पर आए और वो लोग ये क्लेम करें कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं वही घर जिसमें आप सालों से अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बल्कि उस कम्युनिटी की है। और इस चीज को क्लेम करने के लिए आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इस चीज का फैसला उस कम्युनिटी का एक बोर्ड करेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या फिर उस कम्युनिटी की। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये बोर्ड बॉलीवुड की उन फिल्मों के विलन जैसा है जो कभी भी किसानों की जमीन पर अपना कब्जा कर लेते थे। अरे मिनिस्टर, पानी चाहे कितना भी उबल जाए उसमें से चिंगारी नहीं निकल सकती। हाँ, जिस तरह किसानों की मर्जी के खिलाफ हम तुम्हें उनकी वोटें दिलवा सकते हैं, उसी तरह उनकी मर्जी के खिलाफ हम उनकी जमीनें भी ले सकते हैं। समझे? जी, समझ गया। लगता है जहां से ये विलन इंस्पिरेशन लेते थे वो था वक़्फ़ बोर्ड। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत में ये सबसे रिच ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर ऑर्गेनाइजेशन भी है। ये आंकड़े पुराने हैं। जितनी लैंड आज के समय में इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे के पास नहीं है, उतनी लैंड अकेले वक़्फ़ बोर्ड के पास है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शो में। आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुनी होगी कि मोदी गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट में कुछ मेजर चेंजेस किए हैं और वहीं किरण रायजीजू ने वक्फ एक्ट 1995 में अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट्री सेशन में एक बिल पेश किया है। To move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. देखिए, मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। अब बात आती है कि आखिर वक्फ बोर्ड में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की क्या आवश्यकता है? आखिर इंडिया में क्या करंट सिचुएशन है वक्फ बोर्ड की? वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, सदन में नहीं कह रहे हैं। सदन में अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। गांधी जी भी इस विषय पे बोलना तो चाहते थे लेकिन वो संसद में सो गए। इसको बताइए। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं आलू से सोना कैसे बने इस चीज का सपना ले रहे थे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वक्फ जो एक वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है जो वकाफत से निकला है, जिसका लिटरल मीनिंग है कि इस्लामिक एक्टिविटीज के लिए मुस्लिमों द्वारा दिए गए धन या सामान। वर्ल्ड वाइड इस्लामिक लॉ वक्फ एक ऐसा इंडाउमेंट है जो किसी मुस्लिम के द्वारा किसी चैरिटेबल काम के लिए बनाया जाता है, और जो प्रॉपर्टीज वक्फ होती हैं उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी दूसरे पर्सन के नाम किया जा सकता है। पैगंबर मोहम्मद के समय से ही ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, और जब भारत में ये मुगल आए तो उनके साथ ये कॉन्सेप्ट भी भारत में आया। जब भारत पर दिल्ली सल्तनत और मुगलों का शासन था तो उस समय पर गैर मुस्लिम प्रॉपर्टीज को इनके द्वारा जबरन कब्जा किया गया, जिसमें मैक्सिमम अपने हिंदू टेम्पल्स थे और हिंदू रिलीजियस प्लेसेस थे।
जिन्हें जबरदस्ती वक्फ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर किया गया। और वक्फ बोर्ड में उस समय पर भी हायरार्की काम करती थी। ग्रास रूट लेवल पर वक्फ को मुतावली मैनेज करते थे। मुतावली बेसिकली मैं आपको बता दूं एक तरीके का मैनेजर होता है। इनका काम होता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करना, और इन मुतावलियों को काजी सुपरवाइज करते थे और मुतावलियों और काजिज को उलेमा अपॉइंट करते थे। और इस वक्फ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उस समय बहुत सी नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टीज जैसे हिंदू मंदिर, धार्मिक स्थलों को हड़पा गया और उस समय पर धर्मांतरण के टूल की तरह वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल किया गया। अपना धर्म बदल लो वरना अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ कर दो, अगर काफिर बने रहोगे तो प्रॉपर्टीज वक्फ हो जाएंगी। इस तरीके से उस समय पर बहुत बड़ा ये कन्वर्जन का ड्राइव चलाया गया। इसमें सबसे बड़ा रोल सूफीज ने भी प्ले किया। अगर थॉमस आर्नोल्ड की अगर हम माने तो उन्होंने सूफीज को नॉन मुस्लिम्स के लिए मिशनरीज की तरह बताया है। उस समय पर जो ये सूफीज के नेटवर्क थी, ये एक स्पेशल तरह के वक्फ थे जिसे वजह आइमा अश से ऑपरेट किया जाता था, जिसमें इन सूफीज को लैंड के बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स दिए जाते थे। जिसमें ये सूफीज बहुत बड़े स्केल पर एग्रेसिवली कन्वर्जन का कैंपेन चलाते थे। फिर जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भारत में ब्रिटिश का राज हुआ, उस समय पर कन्वर्जन कुछ हद तक कम हो चुका था क्योंकि ब्रिटिशर्स वक्फ के प्रति अपना नेगेटिव प्रोस्पेक्ट रखते थे। लेकिन बाद में हिंदू और मुस्लिम्स में फूट डालने के लिए मुस्लिम्स को अटेंशन देना स्टार्ट किया और मुस्लिम्स को खुश करने के लिए वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पास किया, जो वक्फ अल उलद को वैलिड बताता था। वक्फ अल उलद का मतलब है कि एक ऐसा वक्फ जिसके जो प्रोसीड्स होते हैं वो वक्फ को जाते हैं। मतलब कोई मुस्लिम पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अगर वक्फ को डोनेट कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी पर उसकी फैमिली मेंबर्स, उसके बच्चे और उसके डिपेंडेंट्स का कोई राइट नहीं है। फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के बाद इंडिया में कम्युनल टेंशन बढ़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि इंडिया में उस समय पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अंग्रेज अपने अपने पॉलिटिकल एम्स को अचीव करने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी की सपोर्ट पाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को स्पेशल एड्स और बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया। इस कंपटीशन ने कॉम्पिटिटिव एथनिक बीडिंग को जन्म दिया, क्योंकि ये एक तरफा वोट बैंक था। उस समय पर हर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम वोट्स के लिए अलग अलग तरह के बेनिफिट्स दे रहे थे, जिसका नतीजा कई वक्फ एक्ट्स के रूप में निकला, जैसे बिहार उड़ीसा वक्फ एक्ट 1926, बंगाल वक्फ एक्ट 1934, बॉम्बे मुस्लिम वक्फ एक्ट 1935, यूनाइटेड प्रोविंस मुस्लिम वक्फ एक्ट 1936। हालांकि जब वक्फ एक्ट 1954 आया, इसमें बहुत से वक्फ एक्ट्स को रद्द कर दिया गया, लेकिन इनके बेसिस फ्रेमवर्क अभी भी हमारे कानून में है। फिर आता है हमारे वक्त के मसीहा नेहरू जी। जब भारत देश आजाद होता है, नेहरू जी ने 1954 में वक्फ एक्ट लेके आए। इस लॉ के तहत एक वक्फ के लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड बनाया गया। फिर दी गई इस बोर्ड को बहुत बेशुमार पावर्स, जैसे सुपरविजन एंड रिमूवल ऑफ मुतावली एंड डिपेंडिंग सूट ऑन बिहाफ ऑफ वक्फ। इससे वक्फ बोर्ड में एक फंड्स का कॉर्पस भी हो गया और साथ ही में इसमें ये भी ऐड किया गया कि इसमें ओनली मुस्लिम एमएलएज, एमपीज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमात उलेमा हिंद या स्टेट्स शिया कॉन्फ्रेंस के मेंबर ही इसमें ऐड किए जा सकते हैं। 1969 में एक अमेंडमेंट करके सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऐड की गई। इस एक्ट के आने के वक्त सोशली और इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज को एक बोर्ड में कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एनोनिमस अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज थे, इस तरह के रिसोर्सेज जो आज तक किसी कम्युनिटी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इंडियंस के साथ असली हेरा फेरी तो 1995 में की। जो बाबरी मस्जिद 1991 में डिमोलिश हुई थी, उसके कंपनसेशन के तौर पर कांग्रेस ने मुस्लिम्स को खुश करने के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट को अमेंड किया एंड पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ। तो उस समय पर जो मुस्लिम्स इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान गए थे, उनकी जो लैंड इंडिया में थी वो भी हमारी सरकार ने वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी। और इस वक्फ बोर्ड को अल्टीमेट राइट्स मिल गए लैंड एक्वायर करने के और लैंड जिहाद को खुलेआम करने के। इसमें सेक्शन 40 डाला गया, जिसके कारण ही वक्फ बोर्ड के पास लैंड एक्विजिशन की पावर है और ना किसी के अप्रूवल की जरूरत है। और एक बार अगर बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो इनके द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उसके बाद इस लैंड को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो इस तरह आपकी प्रॉपर्टी रातों रात वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित हो सकती है और आप लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।
अगर फिर भी आपने हिम्मत करके अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहा या किसी वक्फ प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश भी की तो बायर, सेलर और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 3 लोगों को लीगली 2 साल की जेल हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी भी वक्त ने हड़प ली है और अगर आप इस डिसीजन को कॉन्टेस्ट कर सकते हैं तो वक्त के ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर ही आप अपील कर सकते हैं, किसी कोर्ट में जाकर नहीं। और आप खुद सोचिए, जब वक्त का ट्राइब्यूनल डिसीजन देगा तो वो 99% वक्त के फेवर में ही देगा, और जो एक बार फाइनल डिसीजन दे दिया आप उस डिसीजन को इंडिया के किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 और 26 में आती ही नहीं और इनका उल्लंघन भी नहीं करता है। आर्टिकल 26 प्रिटेन्स रिलीजियस डोमिनेंस का है, जो डिफाइन किए जाते हो एज ग्रुप विद कॉमन फेथ एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंक्टिव नेम। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस भी किए हैं। जिस तरह की वाइड रेंजिंग पावर दी गई है वक्फ बोर्ड को, उसका नतीजा आप देखिए कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़पी है। वक्फ बोर्ड आज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। लगभग 8.7 लाख एकड़ की जमीन इनके कंट्रोल में है। 3,56,000 के करीब वक्फ एस्टेट्स हैं और वहीं 9 लाख के आसपास इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और वहीं 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से दिल्ली हाई कोर्ट तक सब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है। आप जानकर हैरान होंगे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु में विपुर में हिंदू फार्मर की 57 एकड़ लैंड को रातों रात वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया। The state Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in 3. और इनफैक्ट दिल्ली की 77% लैंड पर वक्फ बोर्ड का क्लेम है। सूरत म्यूनिसिपल के हेडक्वार्टर को सर सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है ही नहीं। सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। हरियाणा के एक गुरुद्वारे को इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, ऐसी न जाने कितनी हिंदू रिलीजियस प्लेसेस पर अपना दावा किया है। जज साहब ने तो मजाक में ही कहा था कि क्या ताजमहल भी तुम्हारा है, और वहीं वक्फ बोर्ड ने इसे सीरियस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट में बहुत फनी तरीके से इसका आंसर भी दिया कि अगर ताजमहल वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो इसमें आप शाहजहां की सिग्नेचर करवा के लाइए। अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन, तो क्या नोटिफिकेशन क्या आपका वैलिड हो जाएगा? हु वाज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? नोटिफिकेशन इश्यू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। और ये जानकर आपको और ताज्जुब होगा कि जो इंडिया का वक्फ बोर्ड है उसके पास अन्य इस्लामिक देशों के वक्फ बोर्ड की तुलना में कई गुना ज्यादा पावर्स हैं। जब वक्फ अकेला भारत में 2 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक है तो भी 2013 में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता जी वक्फ बोर्ड को 500 करोड़ का फंड सेटअप किया और ममता जी वक्फ बोर्ड को एनुअली 100 करोड़ रुपए देती हैं। कुछ लोगों की माने तो पाकिस्तान से भी ज्यादा लैंड का ओनर आज के समय में इंडिया में वक्फ बोर्ड है। उसे क्या जरूरत है एनुअली 100 करोड़ की, और जबकि बंगाल में इतनी पॉवर्टी है। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक 170 इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर रेलवे प्लेटफॉर्म और यार्ड्स में बनाए जा चुके हैं, जहां साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4000 एकड़ लैंड और 3 लाख प्रॉपर्टीज थी और 2024 में बेसिकली मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा 15 सालों में डबल हो चुका है। और वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे मदरसे और मस्जिदें भी हैं। इनके ऊपर समय समय पर ये आरोप लगते हैं कि ये इन मदरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम्स में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। एन एनालिसिस 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें इन्होंने ये क्लेम किया था कि वक्फ बोर्ड केरला और वेस्ट बंगाल में रेडिकल एक्टिविटीज को फंड कर रहा है। खुद यूपी के शिया बोर्ड के चीफ ने सीएम योगी आदित्यनाथ एंड पीएम नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखकर ये बताया कुछ कट्टरपंथी मुल्ला मदरसों के नाम पर रेडिकलाइज कर रहे हैं और एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं बच्चों को। और मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है जिसका नाम तकवीयत उल ईमान है, जो एंटी अदर रिलीजन है, जो मुस्लिम बच्चों में अदर रिलीजन के प्रति हीन भावना उत्पन्न करती है। सारी दादागिरी
इंडिया में चल रही है वक्फ बोर्ड की, जो ये पूरा प्रॉपर्टी हड़पने का जो स्कैम पूरे भारत में चल रहा है, इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ये बिल लेकर के आई है। इस बिल के थ्रू वक्फ एक्ट में 5 मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंज कुछ इस तरह है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। इस अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन मैंडेटरी होगा और वक्फ की पावर्स का जो मिसयूज आज से पहले होता आया है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा मेजर चेंज है डिफाइनिंग गवर्नमेंट एंड वक्फ प्रॉपर्टीज। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर दे दी जाएगी कि वो ये रिव्यू कर पाएंगे कि कोई भी वक्फ जो डिक्लेयर की गई है कि ये एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। थर्ड मेजर चेंज है कि अब ओरल डिक्लेरेशन के थ्रू वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता है। इसके लिए वक्फ को प्रॉपर डिटेल्स डिक्लेरेशन की जरूरत है। और इस अमेंडमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड CAG वक्फ बोर्ड के हर क्लेम को ऑडिट कर सकती है। एक और चेंज ये है कि वक्फ बोर्ड ने जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड क्लेम्स किए हैं, जैसे तमिलनाडु के पूरे गांव को ही क्लेम कर लिया, इस तरह के क्लेम्स अब वक्फ बोर्ड इस अमेंडमेंट के बाद होपफुली नहीं कर पाएगा। एक और सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि रिमूवल ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय नॉन मुस्लिम और वक्फ का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया है। यानी वक्फ सिर्फ वही मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डोनेट करता है, जो एटलीस्ट 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है। और जो ये वक्फ अल औलाद का सिस्टम था, जिसके थ्रू ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज और जो सेक्शन 40 था जिसके थ्रू वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपना बना लेता था, इसको पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स और 2 विमेन मेंबर्स भी बिठाए जाएंगे कि प्रोसीड और राइट्स इनहेरिटर्स को नहीं जाते थे, अब आप इन प्रॉपर्टीज से इनके इनहेरिटर्स, क्योंकि किसी भी नॉन गवर्नमेंट बॉडी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स की पावर नहीं होनी चाहिए। इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है, कम्युनल टेंशन बढ़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वक्फ एक्ट में चेंजेस होने चाहिए या नहीं? प्लीज अपने कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, धन्यवाद।